तो ये कहानी है बिस्मार्क द्वारा 1870 to 71 में लीड किए गए फ्रैंको प्रूशियन वॉर की, जिसमें फ्रांस प्रूशिया से हार गया था। उस वॉर के पहले प्रूशिया के पास जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया थे, लेकिन इस स्टोरी में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेक और लॉरेन भी प्रूशियन हैंड्स में चले गए। इस कहानी को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने, जिन्होंने हमें इस कहानी से बताना चाहा है कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था स्कूल लाइफ पर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्टोरी। इस स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला एम हैमेल द टीचर एंड सेकंड इज फ्रांस द स्टूडेंट। तो फ्रांस यहाँ अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि वो स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट तैयार होता है मॉर्निंग में, और उसे सबसे ज़्यादा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि आज उसके जो टीचर एम हैमेल थे वो उससे क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स को लेकर, और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज का पूरा दिन बाहर बिताया जाए, क्योंकि उस दिन का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा वार्म और ब्राइट था, और जो बर्ड्स थी वो वुड्स पे अपना चिरपिंग, जो उनका आवाज़ होता है, वो साउंड कर रही थी। और वो ये भी देखता है कि सॉमिल के पीछे जो ओपन फील्ड है उसमें प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग यानी मार्च पास्ट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें उसे पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा टेम्पटिंग लगती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो सोचता है कि नहीं, मैं स्कूल जाऊँगा तो जाऊँगा, और वो चला जाता है। जब वो टाउन हॉल से पास कर रहा होता है तो वहाँ वो नोटिस करता है कि बहुत सारा क्राउड खड़ा है बुलेटिन बोर्ड के पास। फिर वो सोचने लगता है कि लास्ट 2 सालों से हमारे कंट्री में सिर्फ बैड न्यूज़ आ रहे हैं, कभी हमारे लॉस्ट बैटल्स का, कभी ड्राफ्ट का, या फिर कभी जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके ऑर्डर्स का। पता नहीं इस बार क्या मैटर हो सकता है। फिर जितनी जल्दी हो सके फ्रांस स्कूल के लिए निकलता है। वहीं पर बुलेटिन बोर्ड पढ़ता हुआ एक ब्लैकस्मिथ अपने चेले के साथ खड़ा होता है, जो कि फ्रांस को चिढ़ा रहा होता है कि इतनी जल्दी मत जाओ स्कूल, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम स्कूल पहुंच जाओगे टाइम पे। फ्रांस समझ जाता है कि ब्लैकस्मिथ उसको चिढ़ा रहा था, और जल्दी जल्दी वो भागते भागते एम हैमेल्स के लिटिल गार्डन तक पहुंच जाता है। फ्रांस कहता है कि यूजुअली जब मैं स्कूल जाता था तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट्स तक लाउड साउंड आवाज़ आता था स्टूडेंट्स का, जब वो लेसन्स को आपस में डिस्कस कर रहे होते थे तब, और जब टीचर समझा रहे होते थे कोई लेक्चर तब, और जब टीचर अपने स्केल को, अपने रूलर को डेस्क पर घसीटते थे तब। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं था, आज बहुत ही ज़्यादा शांति थी। फ्रांस सोचता है कि ऐसा हंगामा रोज़ की तरह होता शाउट तो मैं घुस जाता क्लास में और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, एकदम शांति। फ्रांस बताता है कि वो बाहर से खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देख रहा होता है जो कि अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे, और वो अपने टीचर एम हैमेल को भी देखता है जो आयरन रूलर अपने हाथ में लेकर क्लासरूम में इधर उधर घूम रहे होते हैं। फ्रांस लेट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा लज्जित और डरा हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एम हैमेल उसको बोलते हैं काइंडली कि तुम अपने प्लेस पे जाकर बैठ जाओ, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे। फ्रांस अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और नोटिस करता है कि उसके जो टीचर हैं वो आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहन कर आए हैं। फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि सर ने ऐसा कॉस्ट्यूम आज क्यों पहना है, जबकि सर इसे सिर्फ प्राइज डेज और इंस्पेक्शन डेज पर पहनते हैं। उसको पूरा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा था। इससे भी ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला बात फ्रांस के लिए ये था कि लास्ट बेंच जो हमेशा खाली रहता था, आज उस पर विलेज मैन आकर बैठे थे। एक विलेजर थे जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखा था, वो कुछ इस तरह का लगता है, और वो फॉर्मर मेयर थे विलेज के, और उनका नाम हॉसर था। और एक जो बुड्ढे थे वो थे फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और इनके अलावा भी बहुत सारे थे। सभी बहुत उदास थे, और जो हॉसर थे वो अपना एक ओल्ड प्राइमरी बुक लेकर आए थे जो कि किनारों से फटा हुआ था, और वो अपना जो स्पेक्टिकल्स है वो बुक के पेजेस पर रखते हैं। फ्रांस ये सब सोच रहा ही होता है कि तभी एम हैमेल अपने जेंटल टोन में बताते हैं अपने बच्चों को कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाया जाएगा। तो एम हैमेल बताते हैं कि उनके जो न्यू टीचर हैं वो कल से आएंगे, तो आज जो उनका लेसन है वो लास्ट है फ्रेंच का, तो इसलिए सारे बच्चे अटेंटिव रहें। फ्रांस के लिए एम हैमेल के ये वर्ड्स थंडर क्लैप यानी चौंका देने वाला आश्चर्य था, और उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आज टाउन हॉल पर उतना क्राउड क्यों था बुलेटिन बोर्ड के पास। अब वो सोचता है कि क्या सच में मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है,
आखिर ऐसा क्यों? अभी तो मैंने लिखना सीखा था अच्छे से फ्रेंच। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सीख पाऊंगा फ्रेंच। अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो पहले से ही अपने लेसन्स को लर्न क्यों नहीं किया करता था। क्यों वो फालतू में चिड़ियों के अंडों को फोड़ने चला जाता था। क्यों वो सार रिवर पर स्लाइडिंग करने चला जाता था। अब उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो बुक्स मेरे जो बहुत ही ज़्यादा मुझे हेवी लगते थे कैरी करने में, मेरा ग्रामर, मेरा हिस्ट्री का बुक्स, वो अब मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे जिनको मैं खोना नहीं चाहता। और एम हैमेल के भी आइडिया को लेकर कि वो अब हमेशा के लिए उससे दूर जा रहे हैं, वो भूल गया था कि वो कितने पागल हैं और कितना वो हमको पीटे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि इसी लास्ट लेसन के ओनर में एम हैमेल ने इतना अच्छा ड्रेसअप किया था। और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि जो लास्ट बेंच पर विलेज मैन बैठे थे वो एम हैमेल को उनके 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के ओनर में रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। अब क्लास में फ्रेंड्स का नाम लेकर उसको पार्टिसिपल्स का रूल बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं नहीं बता पाया तो। लेकिन वो अपना फर्स्ट वर्ड में ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और गड़बड़ कर देता है, और वो नीचे की तरफ देखते रहता है और उसको ऊपर देखने का हिम्मत ही नहीं होता है। ही कांट डेयर। इस पर एम हैमेल फ्रांस को कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें डांटूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते हैं अपने आप से कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, हम लोग कल याद कर लेंगे, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो तुम्हें कल से पढ़ाने आएंगे जर्मन, वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फ्रेंच अच्छे से बोलनी और लिखनी भी नहीं आते है, और तुम ये दावा करते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो। उन्हें ये कहने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ खास चिंतित नहीं है तुम्हें पढ़ाने को लेकर। उनके हिसाब से तो वो तुमको अपने खेतों पर काम करवाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कारखानों में नौकरी करने के लिए भेजेंगे, ताकि उनका थोड़ा बहुत भी पैसा बनता रहे। एम हैमेल अपने आप को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि इसमें गलती मेरी भी है। क्या मैं तुम्हें अपने गार्डन के फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं कहता हूँ कभी कभी? और जब मुझे फिशिंग के लिए बाहर जाना होता है तो मैं तुम्हें हॉलीडेज भी दे दिया करता हूँ, उसमें तुम्हारा पढ़ाई और छूट जाता है। अब वो दूसरी बातों से हटकर फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए और हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए अपने लैंग्वेज को, क्योंकि अगर हमें अपने लैंग्वेज पर पूरी पकड़ होगी तो अगर हम किसी के गुलाम बनते भी हैं तो अपने लैंग्वेज और अपने यूनिटी के कारण हम उनका बांधा हुआ बंधन को तोड़ सकते हैं आसानी से। अब एम हैमेल अपना बुक खोलते हैं ग्रामर का और हमें पढ़ाना शुरू करते हैं, और मैं इस बात पर बहुत अचंभित था कि आज उनका पढ़ाया हुआ एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से मुझे समझ में आ रहा था, मेरे दिमाग में घुस रहा था। और हमें इतना इसलिए समझ में आ रहा था क्योंकि आज जो टीचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें पढ़ा रहे थे। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग क्लास होता है, और उस दिन एम हैमेल हमारे टीचर हमारे लिए नई नई कॉपीज़ लाए थे जिस पर बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक फ्रांस एल। जब सारे कॉपीज़ को डेस्क पर रखा गया तो वो जैसे फ्लैग एक रॉड में हंग किया हुआ रहता है वैसे ही रिजेंबल कर रहे थे पूरे क्लासरूम में वो डेस्क पर रखे हुए सारे कॉपीज़। फ्रेंड्स बताता है कि अब राइटिंग टाइम हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने लिखने में कि बहुत ही क्लास शांत हो जाता है, बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, और अगर किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो सिर्फ पेन को पेपर पर घसीटने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि क्लास में एक बीटल भी जब आया तो किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, सभी ने अपना अटेंशन पेपर, पेन, राइटिंग पर लगाया हुआ था। और बाहर रूफ पर जो पिजन्स बैठे हुए थे वो भी अपना जो कू का आवाज निकालते हैं वो बहुत ही लो निकाल रहे थे। फ्रेंड्स अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या वो लोग अब पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे। फ्रांस कहता है कि लिखते वक्त जब भी मैं अपने सिर को ऊपर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एम हैमेल जो हमारे टीचर हैं वो एक के बाद एक चीज़ को इस तरह देखे जा रहे थे जैसे वो हर एक चीज़ को एक बार में ही कैप्चर कर लेना चाहते हैं अपने आँखों में। एम हैमेल अब कहते हैं कि 40 सालों से वो एक ही जगह पर हैं जहाँ पे विंडो के बाहर उनका अपना गार्डन है और उनके सामने उनका क्लास। वो कहते हैं कि इन 40 सालों में ज़्यादा तो कुछ नहीं बदला, लेकिन जो मेरे बेंच और डेस्क है वो पुराने हो गए हैं, और मैंने जो अपने गार्डन में वॉलनट ट्रीज लगाए थे वो भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, और जो मैंने होपवाइन का प्लांट लगाया था अब तो वो भी विंडोज से रूफ तक चले गए हैं।
फ्रांस सोचता है कि मेरे सर को ये सब छोड़ के जाने पर कितना दिल टूट रहा होगा, उनका कितना बुरा लग रहा होगा। और जब उनकी बहन ऊपर रूम में उनके बैग पैक करने के लिए उनको बुला रही होंगी, तब उन्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा कि मुझे ये शहर छोड़कर कल जाना होगा। फ्रांस कहता है कि राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था, और जो बेबीज थे वो अपना फ्रेंच लैंग्वेज को चैंट करने लगे, बा बेबी बोबू। अब जो लास्ट बेंच पर बैठा हॉसर था वो भी उन बच्चों के पीछे पीछे बा बेबी बोबू चैंट करने लगा। वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था और वो भी रोना शुरू कर दिया था, हॉसर भी। जिस तरह से हॉसर चैंट कर रहे थे बेबीज़ के पीछे पीछे, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, हम लोग को लग रहा था हंसे भी और रोएं भी। और फ्रांस कहता है कि ओह, कितनी अच्छी तरीके से मुझे याद है आज भी वो लास्ट लेसन। फिर जैसे ही 12 बजा, चर्च की घंटी बज गई और उसी समय खिड़की से हमें आवाज़ आती है प्रूशियन मिलिट्री लीडर्स के मार्च पास्ट से लौटने की आवाज़। फिर एम हैमेल बहुत ही उदास चेहरा लेकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें इतना लंबा आज तक फ्रांस ने नहीं देखा था। वे खड़े होकर बोलना चाह रहे थे, माय फ्रेंड्स, आई बट पता नहीं क्या हुआ, वो बोल नहीं पाए, उनसे बोला नहीं गया। तब एम हैमेल ने क्या किया कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक उठाया और जितना बड़ा उनसे लिखा जा सकता था उतना बड़ा उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा। उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लीव फ्रांस। अब एम हैमेल रुक जाते हैं और अपने सिर को वॉल के अगेंस्ट लीन कर लेते हैं और बिना एक शब्द कहे, सिर्फ एक इशारे में वो कहना चाहते हैं हम सभी से कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। So our first chapter is totally completed, the end. इस कहानी से मैसेज यही मिलता है कि जब तक हम कोई चीज़ खो नहीं देते, रियलिटी में उसका वैल्यू हमें नहीं पता चल पाता है। इसलिए टाइम रहते ही हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। अगर तुम सबको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालूँ तुम लोग को टाइम टू टाइम मिलता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।